हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। और सब क्या हो रहा है आप लोगों का? मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? चलिए हम लोग आगे चलते हैं और स्टडी करते हैं। तो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सोल्व करने के लिए दिए थे कि आप लोगों ने सोल्व किया है। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। चलिए, क्वेश्चन था फर्स्ट, ए सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ए सॉल्यूशन ऑफ 2.0 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 1, और W1 दिया हुआ है 2 ग्राम। कोई सॉल्यूट है जिसको 20 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया गया है ना। 20 ग्राम वाटर, W2 बराबर 20 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया गया है। और वाटर में डिसोल्व करने पर वाटर जो है ना, डिसोल्व करने के बाद फ्रीज एट 271 केल्विन। जी हाँ, पूरा सॉल्यूशन जो है ना 271 केल्विन पर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है पूरा सॉल्यूशन। और बताइए वाटर कितना पर फ्रीज होता है? नेचुरल चीज है बाबू, 273.15 273.15 केल्विन पे पूरा माने सॉल्वेंट होता है। तो यहां से देखिए क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टी एफ फाइंड कर सकते हैं, T0 माइनस टी। यहां से आप डेल्टा टी एफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बताओ बाबू, जब डेल्टा टी एफ आप फाइंड कर लेंगे मेरे प्यारे साथी, तो अब बताइए क्या बच गया बनाने के लिए। कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास, स्मॉल m फाइंड करना है। और kf का तो वैल्यू 1.86 दिया हुआ है यहीं, केल्विन केजी पर मोल, है ना। तो अब इस तरह से आराम से स्मॉल m फाइंड कर लेंगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू kf इंटू W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू W2। इस तरह से आराम से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब बताइए kf का वैल्यू आपके पास है, डेल्टा टीएफ का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, इसको दोनों घटा के, ठीक है ना। W1 का वैल्यू आपके पास है, W2 का वैल्यू है, M1 का वैल्यू सिर्फ फाइंड कर देना है, ठीक है मेरे प्यारे साथी, निकल जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज, ध्यान दीजिएगा, द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 278.82 केल्विन, ठीक है। ए 0.25 मोलर, देखिएगा बाबू स्मॉल m दे दिया है एक ही बार में, 0.25 स्मॉल m मोलर। हम लोग पढ़ते थे ना मोलर कॉन्सेंट्रेशन, स्मॉल m मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सर्टेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन नाइट्रोबेंजीन causes a lowering of freezing point of नाइट्रोबेंजीन by 2 डिग्री। ध्यान दिए बाबू, उसका लोवरिंग जो हो गया वो 2 डिग्री, मतलब डेल्टा टीएफ इक्वल टू 2 डिग्री, 2 डिग्री बाबू सेल्सियस उसका डिक्रीज कर गया मेरे साथियों। अब क्या कह रहा है कि kf का वैल्यू कैलकुलेट करना है, kf का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू kf इंटू m, यहां से आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। बस क्वेश्चन को समझना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड कंटेन 1 ग्राम इन 21.7 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान रखिएगा 0.1 ग्राम सॉल्यूट है जो 21.7 ग्राम वाटर में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा बाबू, W1 इक्वल टू 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम जो क्या है बाबू, सॉल्यूट है जिसको डिसोल्व किया गया है कितने, 21.7 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना, डिसोल्व किया गया है। अब वाटर में डिसोल्व करने पर पूरा सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है कितना पर बाबू, पूरा सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है 272.817 पर क्या पूरा सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ kf फॉर वाटर, इफ द वैल्यू ऑफ kf फॉर वाटर, जी हाँ kf वाटर तो वैल्यू जान ही है 1.86 दिया हो रहा ही है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड, W1 M1 निकालना है बाबू, ठीक है। सबसे पहले पूरा सॉल्यूशन कर दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट का तो भाई समझ ही रहे हैं 273.15 केल्विन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का अंतर है। तो आप लोग सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 पहले डेल्टा टीएफ निकालिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बाबू 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है,
ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 25.6 ग्राम सल्फर, 25.6 ग्राम सल्फर, जी हाँ 25.6 ग्राम सल्फर पक्का ही W1 होगा, सॉल्यूट होगा सल्फर, डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, जी हाँ W2 इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया W2 ऑफ नेफ्थलीन, whose melting point is 80.1 डिग्री सेल्सियस। हमको मेल्टिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, वो बता रहा है सिर्फ उसके बारे में कि नेफ्थलीन उतना पर मेल्ट हो जाता है। गिव ए फ्रीजिंग पॉइंट लोवरिंग दिया, लोवरिंग दे दिया, मतलब डेल्टा टीएफ दे दिया कितना 0.680 है ना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या कहता है बाबू, कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, जी हाँ फॉर्मूला का सल्फर का फॉर्मूला कैलकुलेट करना, और केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6.8 केल्विन केजी पर मोल, है ना। चलिए अब इसको हम लोग को सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास W1 है, सब कुछ है, आप खाली M1 निकाल लीजिए। M1 मतलब समझ रहे हैं ना, क्या मॉलिक्यूलर वेट, उसका वेट निकाल लीजिए, सिर्फ क्या उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो बताइए डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W1 गुने 1000 बाई M1 इंटू W2। पुट द फॉर्मूला, कहाँ गया बाबू 0.680 इक्वल टू KF, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KF 6.8 इंटू W1 का वैल्यू क्या है जी 25.6 W1 इंटू 1000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय M1 तो निकालना है हम लोग को, और W2 क्या है बाबू W2 1000 ग्राम। पूरा कैंसिल अपना करते रहिए, सब कैंसिल क्या आएगा बाबू M1 इक्वल टू 256 ग्राम पर मोल। ये आपका आया मॉलिक्यूलर वेट, क्या आया बाबू 6 मैंने लिखा है नहीं, 256 ग्राम पर मोल, कैलकुलेशन कीजिएगा तुम। अब तो बताइए कि 256 ग्राम पर मोल आ गया, इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसका मतलब साफ है मेरे साथियों, समझिएगा अच्छे से, इसका मतलब साफ है। M1 जो आ रहा है समझिएगा, M1 जो आया ये फॉर्मूला का वेट आया बाबू, पूरा मॉलिक्यूलर मास आया है ना। तो बाबू नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू बताइए क्या लिखेंगे 256/32। बताइए 32 से हमने डिवाइड क्यों किया पता है आप लोगों को, 32 से हमने डिवाइड क्यों किया पता है आप लोगों को, 32 से हमने इसलिए डिवाइड कर दिया मेरे साथियों क्योंकि एक सल्फर का वेट कितना होता है 32 होता है, और बहुत सारा सल्फर का वेट आ गया ना, तो इसमें कितना आ जाएगा डिवाइड करते तो 8 आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा सल्फर का H8, जी हाँ सल्फर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू H8 हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है मेरे साथियों, ठीक है ना, ध्यान रखना है कि कोई चीज छूटे नहीं आपसे, कोई दिक्कत कहीं भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं मेरे साथियों, थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड 200 ग्राम ऑफ फ्रीजेज एट कितना केल्विन। आराम से बना सकते हैं आप लोग, वही M1 निकालना है, सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बाबू 10, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1.4 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ध्यान दीजिएगा 1.4 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, W1 कह सकते हैं इसको, पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। W1 1.4 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, कहाँ गया ऑक्टेन, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, 100 ग्राम, W2 को हो गया बाबू 100 ग्राम, W2 100 ग्राम हो गया बाबू, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन। गिव ए सॉल्यूशन विच फ्रीज एट 277.12 केल्विन, 277.12 केल्विन। बताइए 277.12 केल्विन किसका दिया हुआ है, पूरे सॉल्यूशन का दिया हुआ है। गिव ए फ्रीज है ना, गिव ए फ्रीजेज सॉल्यूशन सॉरी 1.4 ग्राम ऑफ ऑक्टेन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन गिव ए सॉल्यूशन
विच फ्रीज एट, मैंने पूरा पढ़ना ही नहीं था, विच फ्रीज एट 277.12। चलिए पूरा सॉल्यूशन का दिया हुआ है ना, टी दिया हुआ है टेम्परेचर, पूरा सॉल्यूशन टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है। प्योर बेंजीन फ्रीजेज एट, पूरे प्योर बेंजीन का दिया हुआ वो कितना 278.4 केल्विन, तो पूरे बेंजीन का मतलब सिर्फ बेंजीन का दिया हुआ है। तो यहाँ से आप डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं T0 माइनस टी करके, ठीक है ना, जी हाँ डेल्टा टीएफ निकाल सकते हैं आप, ठीक है। फिर से क्वेश्चन है कि 2.8 ग्राम ऑफ सॉलिड, 2.8 ग्राम ऑफ ए सॉलिड dissolved in 100 ग्राम ऑफ बेंजीन gave a solution which fluid at 277.76 केल्विन, टोटल मोलर मास ऑफ ए। देखिए कुछ नहीं है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें से के का वैल्यू निकाल देना है आपको, ठीक है ना। W1 है ना, M2 है ना, बताइए M1 इसका क्या हो सकता है, बता सकते हैं आप लोग। ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला, ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, C8H18 है ना। तो 12 गुने 8 प्लस 18, 12 96 होता है बाबू, 8 16 8 प्लस 18 814 9 10 11 114 हो गया बाबू। M1 हो गया कितना 114 हो गया। और बताइए M2 कितना, M2 तो कोई यूज ही नहीं हम लोगों को है। बताइए आपके पास क्या नहीं है, सब कुछ है, डेल्टा TF है, KF इंटू W1 गुने 1000 बाई M1 इंटू W2। मेरे प्यारे साथियों डेल्टा TF आपके पास है ना, यहाँ से निकाल लेंगे, डेल्टा TF पुट कर लेंगे, KF आपको निकाल देना है इसमें से क्या फाइंड करना है, KF फाइंड करना है। KF W1 आपके पास है, W2 आपके पास है, M1 आपके पास है, सब फाइंड करना है, सिर्फ KF फाइंड करना है। और KF फाइंड करके, ठीक है ना, उसमें पुट करना है और उसमें क्या निकालना है, डेल्टा TF। जी हाँ डेल्टा TF फाइंड करना है आपको उसमें, और उसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं W1 भी दिया हुआ है 2.1 ग्राम सॉलिड है ना, और सॉल्वेंट का दिया हुआ है बाबू, W2 दिया हुआ है 100 ग्राम, W1 है ही, W2 है ही, M1 फाइंड करना है, डेल्टा TF यहां से निकल ही जाएगा है ना, डेल्टा TF सॉरी KF यहां से निकल ही जाएगा, डेल्टा TF फाइंड कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगर दिक्कत होगा तो फिर हम मेरे व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा कैलकुलेट कर दीजिए, मैं कर दूंगा, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसका आंसर बता दूं, इसका जो आंसर आएगा डेल्टा TF का जो वैल्यू आप लास्ट में आप पुट कीजिएगा, ठीक है ना, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, क्या मैं बना देता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। चलिए यहां से KF निकालिएगा तो आपका KF का वैल्यू आएगा 5.3 बाबू, जी हाँ मैं लिख ही देता हूं, यहां से KF निकलेगा उसका वैल्यू आएगा 5.3, ठीक है। अब जो है ना आपको इस सेकंड क्वेश्चन में जो है क्या करना है, जो सेकंड स्टेप है उसमें कहता है, कहां गया 2.8 ग्राम ऑफ ए सॉलिड, जी हाँ 2.8 ग्राम ऑफ ए सॉलिड, इट मींस W1 हो गया, 100 ग्राम बेंजीन में डाल दिया गया तो W2 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूं, W2 हो गया और बेंजीन गिव ए सॉल्यूशन दिस फ्लूइड एट, लीजिए पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है बाबू, पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, पूरा सॉल्यूशन कितना फ्रीज कर रहा है 277.76 केल्विन है ना, 277.76 केल्विन। अब देखिए यहाँ पे 277 दिया हुआ है बाबू, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और सॉल्वेंट का तो दिया हुआ था ही बेंजीन का 278.4 केल्विन है ना। अब यहां से फिर आप डेल्टा TF फाइंड कर लीजिएगा, इसमें से दोनों को घटा के आप निकाल सकते हैं डेल्टा TF, ठीक है ना। अब बताइए आपके पास M1 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मैंने उस समय पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था यार, ठीक है ना, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर आता है बाबू 231.87, जी हाँ आप ग्राम पर मोल, आप आंसर मैच कर लीजिए कैलकुलेट करके। M1 कैसे फाइंड करने को, उस फॉर्मूला में पुट करके डेल्टा TF वाले में। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा हिंट देता हूं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, पूरा बना कर दे दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था बाबू क्या 20, क्वेश्चन नंबर 20 मेरे साथियों, 20 क्वेश्चन नंबर। चलिए कहता है कि ये 5% सॉल्यूशन, अच्छा सबसे पहले तो बाबू 5% सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि 5% सॉल्यूशन का मतलब है क्या, ठीक है ना। 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या है,
5% मतलब हुआ बाबू कि 5 ग्राम सॉल्यूट है, उसमें 95 ग्राम सॉल्वेंट है। क्लियर बात हो गई भाई, ठीक है ना। ये 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, लीजिए ये भी क्लियर कर दिया कि केन शुगर है। ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर है कितना बाबू 20। 5% केन शुगर मतलब 5 ग्राम जो है ना W1 ले लेंगे हम, और 95 ग्राम जो है हम W2 ले लेंगे, ठीक है, जो वाटर है बाबू। और केन शुगर है वो M1 उसका हो जाएगा बाबू कितना 342 ग्राम पर मोल। शुगर का मोलिकुलर वेट होता है, आप निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला है शुगर का, ठीक है ना। चलिए, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट एट 271 केल्विन। पूरा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया बाबू 271 केल्विन, पूरा क्लियर है, बताइए। और T0 बराबर क्या होता है 273.15 केल्विन। ये बार बार हम अपने मन से कहां से लाते हैं, समझ में आ रहा है। यह ध्यान रखिए बाबू कि T0 मतलब ये पूरे वाटर का ही है, ये पूरे सॉल्यूशन का है। तो घटा के यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, T0 माइनस टी फाइंड कर लेंगे। बताइए T0 माइनस टी फाइंड करने आएगा आप लोगों को। अब बताइए T0 माइनस टी फाइंड करके हम लोग क्या करेंगे मेरे साथियों, डेल्टा TF फाइंड कर लेंगे। अब बताइए आपके पास सब कुछ है, W1 है, W2 है, सब कुछ है। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहता है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ध्यान रखिएगा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% ग्लूकोज, 5% ग्लूकोज। लीजिए दूसरा पॉइंट आ गया, सेकेंड स्टेप, सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि 5% ग्लूकोज भी है, 5% ग्लूकोज भी है बाबू, 5% ग्लूकोज। डू नो फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो बाबू यहां से M1 फाइंड कर सकते हैं 180 ग्राम पर मोल, है ना, 180 ग्राम पर मोल। अब बताइए क्या है, W1 इक्वल टू 5 ग्राम, W2 इक्वल टू 95 ग्राम, ठीक है ना। बताइए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना, ये तो दिया हुआ है, प्योर वाटर का दिया हुआ है, सब कुछ जानता है 273.15 होता है केल्विन, ठीक है ना। तो कह रहा है ना बाबू कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये पूरा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टी फाइंड करना है इसमें भाई। जी हाँ, कैसे फाइंड कीजिएगा आप लोग, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम KF फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन से हम लोग KF, और इस KF का वैल्यू इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, फिर आराम से सोल्व हो जाएगा, डेल्टा TF फाइंड हो जाएगा। देखिए मैं कर देता हूं, थोड़ा समय लगेगा। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू W2। यहां से आप लोग KF फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा TF यहाँ पे आ जाएगा ना, KF फाइंड करिएगा, और इस KF का वैल्यू जो है ना बाबू, ये जो नया इक्वेशन है ना इसमें पुट करिएगा, ठीक है ना। तो इसमें से क्या निकलेगा बाबू, ध्यान रखिएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W1 इंटू 1000 बाई M1 इंटू W2। ये जो KF का वैल्यू हम लोग यहां से लाके इसमें पुट कर देंगे। तो आपके पास इसमें सब कुछ है, W1 है, M1 है, W2 है, सब कुछ है। यहां से क्या फाइंड होगा, डेल्टा TF फाइंड होगा। इस फॉर्मूले से डेल्टा TF सेकेंड स्टेप का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, सेकेंड केस में हम लोग यूज करेंगे इसका, ठीक है ना। और उसके बाद डेल्टा TF मिल जाएगा, आपके पास डेल्टा 0 है, ये है, टी फाइंड कर लीजिएगा कितने टेम्परेचर पर बाबू मतलब वो होगा। तो इसका सही आंसर आ रहा है बाबू कितना 269 पॉइंट, ध्यान रखिएगा, जो T इक्वल टू आएगा 269.06 केल्विन। बहुत से स्टूडेंट्स बुरा मान जाएंगे कि सर आप कैलकुलेट करते उठते नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर देते हैं। भाई मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, ठीक है ना, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करता हूं यहाँ पे, बस थोड़ा सा हिंट देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, रास्ता मिल जाए कि कैसे हमको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, ठीक है। कहता है कि हाउ मच ऑफ इथाइल अल्कोहल, डू यू नो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मेरे प्यारे साथियों, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो जैसे ही फार्मूला आपको मिला, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट मिला, M1 फाइंड कर सकते हैं यहां से आप, है ना। बताइए 12 दूनी 24 हो गया, 5 29 हो गया, 31 हो गया, प्लस 16,
46 आ जाएगा बाबू साहब, 46। M1 कितना आ गया बाबू, 46 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से दो चीज आपको मिलेगा वो अपना लिख जाइए। कह रहा है कि हाउ मच मतलब कितना, ये कितना पूछ रहा बाबू, मतलब W1 ही पूछ ही रहा है। हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर। जी हाँ, W2 इक्वल टू 1 लीटर है, तो 1 लीटर में 1 ग्राम 1000 ग्राम इसको हम लोग पुट करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, अब बताइए लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन बी फ्रीज एट 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ, पूरा सॉल्यूशन का दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट 14 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब सॉल्यूशन जो है ना 14 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है बाबू, माने जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग तो सेल्सियस में इसको चेंज करना होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जी हाँ, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूले से अगर आप यूज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो आएगा -10 डिग्री सेल्सियस। आप करके देखिएगा, -10 डिग्री पूरा सॉल्यूशन का आ गया। बताइए सॉल्वेंट कितना पर होता है बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस पे। सॉल्वेंट जो वाटर है ना, वाटर में डाला गया है ना, वाटर कितना है फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और सॉल्यूशन कितना है फ्रीज हो रहा है -10 डिग्री सेल्सियस पे। यहां से डेल्टा TF आप फाइंड कर सकते हैं बाबू, T0 - T ओवरऑल कितना आएगा बाबू, 10 आ जाएगा। कैलकुलेट कर देख लीजिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, +1 आएगा मेरे साथियों। अब बताइए जब 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा बाबू, तो डेल्टा TF आपके पास है, क्या आपके पास है, M1 आपके पास है, W2 आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन बस काले निकालना क्या है, W1 फाइंड करना है। यहाँ से W1 फाइंड कर लीजिए, इसका आंसर आता है बाबू 247.31 ग्राम। अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिएगा, बुक का कैलकुलेशन का आंसर कभी कभी गलत भी रहता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन। जी हाँ, कांस्टेंट दिया हुआ है KF 4 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5A लास्ट क्वेश्चन, KF दिया हुआ है 4.9। जी हाँ, 4.90 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, दिया हुआ है सेलेनियम एग्जिस्ट एट एज पॉलीमर ऑफ टाइप। ठीक है, व्हेन 3.2 ग्राम ऑफ सेलेनियम। जी हाँ, W1 दिया हुआ है 3.2 ग्राम ऑफ 2 ग्राम है 26 ग्राम है 26 ग्राम ऑफ सेलेनियम इज डिजोल्व इन 2 to 6 ग्राम ऑफ बेंजीन। W2 दिया हुआ है 2 to 6 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्लियर। द ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.112 लोअर देन द प्योर बेंजीन। डेल्टा TVF दिया हुआ है बाबू 0.112 डिग्री सेल्सियस, इतना चेंजिंग हो गया बाबू डेल्टा TF। बाबू लिक्विड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेलेनियम। जी हाँ, वही तो क्वेश्चन है जो सल्फर का एसिड आया था बाबू, वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ से M1 फाइंड करके, और जो सेलेनियम का जो वेट होता है, सेलेनियम का वेट देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है 78.89 सेलेनियम का वेट दिया हुआ है। ठीक है ना, इससे डिवाइड कर दिएगा, जो M1 आएगा इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, इससे डिवाइड कीजिएगा M1 में, आंसर SE8 आएगा। ठीक है ना, 8 आएगा आंसर डिवाइड करने पर। ये सेम क्वेश्चन वही है जो हमने बताया था कुछ देर पहले। चलिए, तो चलिए आप लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, और जहां भी दिक्कत हो आप हमें बताइए, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके आप हम बुला सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं बाबू ऑस्मोसिस। क्या पढ़ते हैं बाबू, ऑस्मोसिस। तो राइट द न्यू टॉपिक ऑस्मोसिस, इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं, तो सब अलग अलग है। चलिए, तो टॉपिक का नाम तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही लिखिएगा ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ही लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे प्यारे साथियों, ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर आप देखें, समझें, बुझे, जाने, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है ना कि इसमें 3 पॉइंट आते हैं।
सबसे पहले तो आपको ऑस्मोसिस के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। ऑस्मोसिस जानने के बाद बाबू जानना होगा आपको एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके बिना तो ऑस्मोसिस कभी जान ही नहीं सकते हैं। और जब ये दोनों जानिएगा तब जानिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जरूरी है पहले आपको ऑस्मोसिस जानना। तो आइए जानते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। बस पहले मैं समझा देना चाहूंगा आप लोगों को, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करूंगा अच्छे से। जहां पे मुझे जो आवश्यकता नजर आता है कि नहीं, जहां से पहले समझना जरूरी है मैं पहले समझाता हूँ, जहां पहले लिखना जरूरी है मैं पहले लिखा देता हूँ आपको। जैसा अच्छा लगे वैसा काम करना चाहिए। चलिए, ये है बाबू एसपीएम, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हो क्या है? कहता है कि इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, इट इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच पासेस थ्रू ओनली पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। जी हाँ, इधर जो है ना कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ब्लैक आपको लिख रहा होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और इसमें रेड रेड मिला दिए हम, है ना, रेड रेड मिला दिए तो ये हो गया सॉल्यूट। तो सब मिला के हम पूरा क्या बोलेंगे इसको? सॉल्यूशन। जी हाँ, ब्लैक वाला सॉल्वेंट है और रेड वाला सॉल्यूट है, तो सब मिला कर बोल दिए उसको हम सॉल्यूशन, ठीक है। इधर 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 डाल रहे हैं, ये सब कौन सी है? क्या है बाबू? सॉल्वेंट है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है ना बाबू कि एसपीएम जो है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है ना कि इधर से पार्टिकल्स को उधर लेके चल जाता है। बस यही काम है किसका? एसपीएम का। अब आप सोच रहे हैं सर ये सॉलिड इधर से इधर नहीं चलाता है? भाई नहीं आता है, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज बड़ा रहता है। किसका? सॉलिड का। ध्यान दीजिएगा, सॉलिड के पार्टिकल्स का साइज बड़ा रहता है, इसलिए इधर नहीं आ पाता है। सॉल्वेंट का साइज छोटा रहता है। सॉल्वेंट जैसे वाटर जो डाइल्यूट ज्यादा रहता है, तो बाबू डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप यहां से वहां जाते हैं, ठीक है ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं समझ में सबसे पहले आया? सबसे पहले समझना जरूरी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। इट इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, विच पासेस थ्रू, है ना, ओनली पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट। बाबू ध्यान रखिएगा, ओनली पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट पास करता है, सॉलिड नहीं पास करता है, ध्यान रखना है आपको। इसको हम लोग बोलते हैं एसपीएम। अब बाबू इससे चल रहा है तो भाई ऐसे ही कितना जाइत रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो इधर से इधर जाता है ना, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बाबू? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। when the particles of when the particles of solvent goes toward the particles of solution through SPM, that is known as osmosis। तो आपको osmosis समझ में आया? osmosis किसको बोलते हैं? जब सॉल्वेंट का पार्टिकल्स इसके अंदर चला गया उसको हम लोग osmosis बोलेंगे, और जाया किसके थ्रू? SPM के थ्रू। सॉलिड का पार्टिकल्स इधर नहीं आएगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल्स उधर जाएगा। इसका काम है, किसका? एसपीएम का इक्वालिटी है बाबू, इसका प्रॉपर्टीज है। अब क्या है ना बाबू, डाइल्यूट से कहां जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड की ओर, है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाता है? लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, है ना। तो ऐसे आप इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्वेंट कहां जाता है? सॉल्यूशन की ओर। कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस ही बोलेंगे, ठीक है ना। अब सवाल यह है ना बाबू कि तू जा रहा है तो ऐसे ही कब तक जाते रहेगा? जाते जाते तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा ना। तो इसको रोकने के लिए इस पर प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है ना, कि ये जो पार्टिकल्स जो आ रहे हैं सॉल्वेंट के वो इधर नहीं आ पाए। तो इसको रोकने के लिए ऊपर से प्रेशर, चाहे कहीं से भी एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि ये इधर का इधर ही रह जाए। ये जो प्रेशर अप्लाई करते ना है, इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बाबू? ऑस्मोटिक प्रेशर। ताकि ये जो पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट का है वो इधर नहीं आ पाए, ठीक है ना। तो बस आप यही समझ लीजिए कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रोसेस है। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, है। द प्रेशर विच नीड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज नोन एज क्या बाबू? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को हम लोग और तरीके से समझ सकते हैं बाबू, समझिएगा। अच्छा एक बात और समझ लीजिए बाबू, कभी कभी क्या ऐसा होता है ना
कि जब ये तो प्रेशर अप्लाई करते हैं रोकने के लिए कि भाई रुक जाएगा, नहीं इधर से इधर नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा कोई प्रेशर अप्लाई कर देता ना है तो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स इधर जाना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको बोलते हैं बाबू सिर्फ ऑस्मोसिस या स्ट्रेट ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अच्छे से ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट अगर जाएगा सॉल्यूशन में दैट इज ऑस्मोसिस और स्ट्रेट ऑस्मोसिस, और अगर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट अगर चला किधर सॉल्वेंट की ओर, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट कहां जाएगा सॉल्वेंट की ओर, इधर से जाएगा सॉल्वेंट इधर की ओर, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, जब इधर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए हम लोग ऐसे अपने जीवन से एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोग किशमिश, घर में आपके किशमिश रहता है, बादाम रहता है, छुआड़ा रहता है, तो उसको हम लोग दूध में फूलने के लिए डाल देते हैं, तो सुबह तक पूरा फूल के बड़ा हो जाता है। तो बड़ा कैसे हो जाता है, उसके अंदर वाटर चला जाता है, सिंपल बात यही है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, सिंपल बात है बाबू। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर एक चीज और समझिए, अंडा वाला एग्जाम्पल है। अंडा वाला एग्जाम्पल बहुत फेमस है बाबू, एग। अब बाबू अगर मान ले बाबू कि आपके पास एक अंडा है, एग है, ठीक है ना। अब इसको इसके ऊपर थोड़ा सा HCl का एक लेयर बना दिया गया, हटा दिया गया, लगाया गया, या इसको HCl में डुबाया गया। जानते हैं पहला कि ऊपर जो कैल्शियम कार्बन का जो लेयर रहता है ना वो हट जाए, ठीक है ना, ऊपर जो लेयर है वो हट जाए, ठीक है ना। अब अंडा के ऊपर लेयर हट गया, किस में डुबाने से HCl में डुबाने से। अब HCl में डुबाने से जब लेयर हट गया बाबू ध्यान रखिएगा, जब लेयर हट गया तो बाबू इसको दो अलग अलग कंटेनर में डाला गया, समझिएगा। एक में वाटर था, ठीक है ना, और एक में ना नमक सॉल्ट का सॉल्यूशन था, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन था। इसमें भी अंडा डाला गया, कवर हटा कर डाला गया, समझिएगा। तो देखा गया कुछ देर के बाद कि ये जो वाटर है इसके अंदर चला गया, ठीक है ना। इसके वाटर कहां चला गया अंदर, तो अंडा का साइज धीरे धीरे बड़ा हो गया आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि नहीं उल्टा हो गया, इधर से ना जो अंडा के अंदर वाटर था ना वही बाहर आ गया, अभी अंडा साइज छोटा हो गया, है ना, श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, है ना। तो इस तरह से क्या प्रूफ होता है कि जिधर बाबू कॉन्सेंट्रेशन है ना लो रहता है उधर चला जाता है, ठीक है ना। जिधर बाबू क्या रहता है डाइल्यूट रहता नहीं, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेट रहता है, जिधर कॉन्सेंट्रेट होता है उधर चला जाता है। तो बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। मैं फिर समझा दूं कि इस पर जो लेयर रहता है उसको HCl के हेल्प से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। और जब HCl की हेल्प से उसको हटा देते हैं, समझिएगा, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बच जाता है। क्या बच जाता है बाबू, मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग SPM के नाम से जानते हैं। उसका काम क्या है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही सिर्फ पास कर सकता है। तो जब इसको वाटर में डालते हैं, प्योर वाटर में, तो क्या होता है कि वाटर इसके अंदर चला जाता है, तो अंडा का साइज फूल के बड़ा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे SPM जो है ना, देखने का इसके अंदर जो है कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है ना। तो लिक्विड से डाइल्यूट से कहां जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट की ओर जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है ना कि ये ऑलरेडी पहले सॉल्यूशन ही है, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है। इसके अंडा के अंदर तो वाटर तो रहेगा ही ना। अभी क्या होता है ना कि अंदर से बाहर चलाता है, क्योंकि ये जो है ना अंदर डाइल्यूट हो जाता है और ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो इसमें उल्टा होता है। तो सवाल यही आता है अभी एग्जाम में कभी कभी कि जब हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन में अंडा को डालते हैं, एग को डालते हैं, है ना, तो बाबू वो क्या श्रिंक हो जाता है, बट हम लोग वाटर में डालने से क्या होता है वो पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर वाटर चला जाता है ना, इसमें इसके अंदर से वाटर इसमें चला आता है, तो बिल्कुल उल्टा होता है। अब इस क्वेश्चन को समझ ले अच्छे से, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जरूर। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक समय तो ऐसा जरूर आता होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग समझ रहे हैं बार बार अंडा समझिए इधर एक जो है इसके अंदर वाटर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कब तक जाते रहेगा, मतलब जाते रहेगा हमेशा, धीरे 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 बड़ा होता रहेगा, नहीं। एक समय ऐसा आएगा बाबू कि इसका कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाता है, तब अंदर से एक प्रेशर लगता है जो वाटर को अंदर जाने नहीं देता है, रोक देता है। ये जो प्रेशर अप्लाई होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा बढ़िया से, एक प्रेशर अप्लाई होता है, कब तक ये वाटर इसके अंदर जाते रहेगा, है ना। यहाँ पे तुम समझाया था कि एक्सटर्नल प्रेशर देंगे तो सही कि हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल फेनोमेना है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ना इंटरनल एक प्रेशर अप्लाई होता है, तो भाई एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो एक प्रेशर तो अप्लाई होता ही है। उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और प्रेशर क्यों अप्लाई होता है, पार्टिकल्स को रोकने के लिए,
जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जा रहे हैं किसकी ओर, सॉल्यूशन की ओर, उसको रोकने के लिए बाबू प्रेशर लगाते हैं, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो सबसे पहले आप लोग एसपीएम लिख डाल दीजिए। एसपीएम, व्हाट इज एसपीएम, व्हाट इज एसपीएम, व्हाट इज एसपीएम, लिखिए व्हाट इज एसपीएम, लिखा जाए। It is a membrane, it is a membrane which passes only particles of solvent, passes only particles of solvent, particles of solvent। ध्यान रखिएगा एसपीएम क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्या करता है, पास करता है, और किसी को पास नहीं करता, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को पास करता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है मेरे साथियों, ठीक है। चलिए फिर लिखेंगे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस लिख डाल दीजिए, लिखिए ऑस्मोसिस लिख डाल दीजिए। ऑस्मोसिस इज ए ग्रीक वर्ड, ऑस्मोसिस इज ए ग्रीक वर्ड, ऑस्मोसिस इज ए ग्रीक वर्ड, इट मीन्स टू पुश, जी हाँ, टू पुश, धक्का देना। ऑस्मोसिस इज ए ग्रीक वर्ड, इट मीन्स टू पुश, टू पुश मतलब धक्का देना, धक्का देके कहां चला जाता है, अंदर चला जाता है, इसको लिखिएगा उसी में। when the particles of solvent goes towards the particles of solution through SPM is known as osmosis, is known as osmosis, लिखा आप लोगों ने, is known as osmosis। मेरे प्यारे साथियों, osmosis क्या कह रहा है कि जब सॉल्वेंट का पार्टिकल्स कहां जाएगा, सॉल्यूशन की ओर, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू, है ना, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। के लिए बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब लिखिएगा यहाँ पे बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर, जी हाँ, थोड़ा सा दीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर नीड या अप्लाई जो भी लिख सकते हैं आप, द प्रेशर नीड टू स्टॉप the osmosis is called osmotic pressure, कई तरीके से आप किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, बस मतलब समझना है। अब देखिए ऑस्मोसिस को लेकर ही चले यहाँ पे, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू डाइल्यूट सॉल्वेंट टू कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, सॉल्यूशन, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, तो हमने बताया ही, कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब यही चीज है कि सॉल्वेंट कहां जाएगा, सॉल्यूशन की ओर। लेकिन इन पॉइंट्स को भी आप कवर कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको कि डाइल्यूट से कहां जाता है, कॉन्सेंट्रेट की ओर जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, और सॉल्वेंट कहां जाता है, सॉल्यूशन की ओर, है ना। तो इन सारे को रोकने के लिए प्रेशर अप्लाई होता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय P और पाई, इट इज डिनोटेड बाय P और पाई, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय P और पाई, समझिएगा, P और पाई। बाबू कह रहा है कि इसको हम लोग P और पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इट्स यूनिट इज एटीएम, लिखिएगा इट्स यूनिट इज एटीएम, ध्यान रखिएगा, इट्स यूनिट इज एटीएम इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली जो है बाबू एक प्रेशर है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आने से रोकता है, ठीक, बस इतना ही समझना है आपको। एक प्रेशर है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आने से क्या करता है,
रोकता है, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। लिखिए लिखने थोड़ा सा समझिए, है ना, क्योंकि वीडियो की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हम लोग अभी फॉर्मूला तक पहुंचे नहीं हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल होमवर्क दे दूं ताकि मैं निश्चिंत रहूं और आप लोगों को अगले क्लास में उस फॉर्मूले को दिखा सकूं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े थे, गैसेस लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी। बस वही फॉर्मूला है, पी मतलब प्रेशर हुआ ना, बस हमें पाई ले रहे हैं, पीवी इक्वल टू सीआरटी, ठीक है ना, पाई इक्वल टू सीआरटी, बस यही बात है बात। अब देखिए सी कैसे आ गया वो समझिए। देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी था तो पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन बाई वी आर टी। एन बाई वी क्या है, एन मतलब क्या होता है बताइए, इसको मैं नीचे ले आया, एन क्या है, मोल है, और वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। एन क्या है बाबू, मोल है, और वी क्या है, वॉल्यूम है। बताइए क्या इसको हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकते हैं? जी हाँ, कॉन्सेंट्रेशन तो लिख ही सकते हैं, सी माने सांद्रता। बताइए मोल बाटा आयतन, है ना, सांद्रता हो गया। अब बताइए तो पी को हम लोग पाई लिख दे रहे हैं, सिर्फ पी माने प्रेशर, पाई माने भी प्रेशर ही यहाँ पे है, आर टी। तो यही हम लोगों का फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू सी आर टी। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को आप लोग बड़ा कर सकते हैं। कैसे? पाई इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, पाई इक्वल टू, समझिएगा, सी मतलब कुछ यही चीज, एन बाई वी आर टी। अब बताइए एन क्या है, मोल है, जानते हो कि मोल, तो मोल इक्वल टू ग्राम वेट बाई फॉर्मूला वेट इंटू वी आर टी। अब जानते हैं आर के बारे में, अब जानते हैं आर के बारे में, यहां लिख सकते हैं बगल में, एन इक्वल टू W1 बाई M1, है ना। अब बताइए, अब जानते हैं आर के बारे में, आर गैस कांस्टेंट होता है। जी हाँ, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है बाबू, 0.0821 एटीएम लीटर, ठीक है ना, एटीएम पर नहीं, एटीएम लीटर होता है, एटीएम लीटर। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज का, ठीक है ना। और टी तब टेम्परेचर है ही, वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना कि वॉल्यूम हम लेंगे, जब भी लेंगे तो लीटर में लेंगे, क्योंकि आप पढ़े होंगे मोलरिटी, क्या लेंगे बाबू, मोलरिटी। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम इन लीटर, याद रखना है कि वॉल्यूम जो है इन लीटर पुट करना है बाबू, अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि एन बाई वी, एन क्या है बाबू, मोल, नंबर ऑफ मोल है, वी क्या है बाबू, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लीटर में पुट होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ऐसा मत समझिए कि फॉर्मूला आपका ऐसे ही प्रूफ हो गया, मैंने तो इसको अलग तरीके से प्रूफ किया है, लेकिन कल जब अगला क्लास चलेगा तो उसमें मैं अलग रूल से, ऑस्मोटिक प्रेशर के रूल से मैं इसको फिर से प्रूफ करूंगा। सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैं इतना दे रहा हूं, ठीक है ना। राइट ए क्वेश्चन प्लीज। न्यूमेरिकल देख लेते हैं बाबू इस पे, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। कहाँ गया इसका न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे अच्छे इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है ना। लिखा जाए, राइट ए क्वेश्चन प्लीज। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, लिखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर at 25 डिग्री सेल्सियस of a 6% solution of urea, 6% solution of urea, 6% solution of urea, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, 6% solution of urea, इतना ही क्वेश्चन है। जी हाँ, इतना ही क्वेश्चन है भाई मेरे। क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना सिंपल है, आप समझिए थोड़ा सा, और इसको आप लोग अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है समझिएगा अच्छे से आप लोग। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले कह रहा है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, हमको पाई कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 डिग्री सेल्सियस। बताओ 25 डिग्री को हम लोग कैल्विन में चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर हमेशा कैल्विन में ही पुट होगा। 25 प्लस 273 है ना, हो जाएगा 298 कैल्विन। हमें पॉइंट नहीं ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, आप चाहे तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। आपको पता है 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, अगर यही क्वेश्चन हम बना रहे होते बॉइलिंग पॉइंट को लेकर या फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर,
या वेपर प्रेशर को लेकर, किसी को लेकर बना रहे होते क्वेश्चन, तो पक्का है बाबू कि इसको हम लोग WI से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग WIV से रिप्रेजेंट करेंगे। बताओ क्यों? यही मैं समझाने के लिए क्वेश्चन लिया हूं भाई, क्योंकि इसमें सारा काम हमको किससे बाबू? वेट से है, तीनों के तीनों क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे हमको वॉल्यूम से भी काम है, सोल्यूशन हमारा वॉल्यूम में है, वो भी लीटर में। वो फॉर्मूला को ध्यान देना चाहिए। तब यहाँ पे हम लोग का जो है ना, हम लिखेंगे इसका मतलब क्या है कि 6 ग्राम यूरिया, ध्यान रखिए 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा बाबू, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आप अपनी इच्छा से काम करते हैं, जहां आपको मन करता है WIW पुट करते हैं, जहां आपको मन करता है WI भी पुट कर देते हैं। जी हाँ, यही सत्य है बाबू, अपनी इच्छा से काम करते हैं, क्योंकि जहां हम देखते हैं क्या चाहिए इसको। अगर हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ते हैं भाई वॉल्यूम का कोई काम ही नहीं है, तो हम WIW यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि जहां वॉल्यूम पे काम है तो वॉल्यूम पे यूज करेंगे हम, जहां पे जैसा रहेगा वैसा आपको यूज करना ही होगा। ये आपको ध्यान देना अच्छे से, लिखा रहे या नहीं लिखा रहे। अब बताइए W1 इक्वल टू कितना हो गया? 6 ग्राम, क्योंकि बाबू 6 ग्राम जो है यूरिया है, और आप जानते हैं यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 60, M1 इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। क्लियर? 60 ग्राम पर मोल, क्लियर है? W1 M1, ठीक है। और बताइए क्या है? वॉल्यूम हमारा हो गया 100 ml, तो ml को आप लीटर में चेंज कर सकते हैं, जाकर वहां पे 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में चेंज हो जाएगा बाबू। हम लोग पुट कर सकते हैं बाबू, एक R बच गया, R इक्वल टू 0.0821 लीटर ATM, है ना। या पूरा पुट कर सकते हैं, केल्विन पर मोल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, पर केल्विन पर मोल पूरा यूनिट है इसका, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अब मेरे प्यारे साथियों, पाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? पाई इक्वल टू W1 इंटू R इंटू T बाय M1 इंटू V। बस ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो भाई पुट कर देते हैं। व्हाट इज द W1? पाई इक्वल टू व्हाट इज द W1? W1 इज 6 ग्राम, R 0.0821 मल्टीप्लाई 298 केल्विन टेम्परेचर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। M1 का वैल्यू 60, वॉल्यूम 100/1000, ये ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर जो करें, इसका आंसर आता है बाबू 24.46 ATM। जी हाँ, तो इस तरह से आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे, लेकिन बाबू वॉल्यूम वाले में एक प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ml, ठीक है, इक्वल होता है सेंटीमीटर क्यूब के, इक्वल होता है cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। तो ये सब बच्चे थोड़ा सा गड़ा जाते हैं, कि आप ध्यान रखिएगा कि सारा चीज एक ही है, तीनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा बाबू। और बाकी मैं जो प्रॉब्लम दे रहा हूँ आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, हर रोज एवरीडे सोल्व कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आप सोल्व कर पाते हैं या नहीं, और अगले क्लास में मैं इस फॉर्मूले को अलग तरीके से भी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है।